हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारी हिस्टोपैथोलॉजी का फर्स्ट पार्ट है। एक एक करके हमें पूरा हिस्टोपैथोलॉजी कवर करेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है। तो प्लीज़ आप सभी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अच्छे से शेयर कीजिएगा, अच्छे से लाइक कीजिएगा, ताकि मैं अगले पार्ट जल्द से जल्द आप सभी के लिए लेके आ सकूँ। और इस वीडियो में आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊँगा। जो भी मेडिकल लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स हैं, DMLT के, BMLT के, CMLT के, उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल नोट्स हैं। ठीक है, तो ये नोट्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और इसमें हम कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम डीपली एक एक करके चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे उतना अच्छा मुझे लगेगा, ताकि मैं अगले पार्ट जल्द से जल्द आप सभी के लिए ला सकूँ। हिस्टो और हिस्टोपैथोलॉजी दो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हिस्टो के अंदर ही हिस्टोपैथोलॉजी आती है। कैसे? हिस्टोलॉजी द साइंस डील विद द माइन्यूट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फंक्शन ऑफ टिश्यू। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना। ठीक है, ये वो साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम माइन्यूट छोटे स्ट्रक्चर के, सूक्ष्म आकार के, बनावट के जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनके कंपोजिशन, उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी के अंदर हम करते हैं नॉर्मल टिश्यू की स्टडी। आपका टिश्यू है कोई भी नॉर्मल टिश्यू, आप उसको अंडर माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं हम, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंपोजिशन है, क्या उसके फंक्शंस हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। वो हो जाता है हमारा हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी एक ग्रीक वर्ड होता है। इसका मतलब हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, पैथो का मतलब होता है डिजीज या सफरिंग। ठीक है, कोई भी टिश्यू जो होता है किसी बीमारी से ग्रस्त होता है। लॉजी का मतलब होता है आपका अध्ययन करना, स्टडी करना। द साइंस डीलिंग विद द माइन्यूट स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशन, फंक्शन ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू। ठीक है, ऐसी साइंस की ब्रांच जिसके अंदर हम सूक्ष्म जो छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनकी कंपोजिशन के, फंक्शंस के बारे में, और कौन से टिश्यू के बारे में बात करते हैं? एबनॉर्मल टिश्यू। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आ जाएगा हमारा एबनॉर्मल टिश्यू, और हिस्टोलॉजी के अंदर आ जाएगा आपका नॉर्मल टिश्यू। ठीक है, तो कोई भी टिश्यू होते हैं, जैसे हम हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उसके अंदर हमारे पास जितने भी टिश्यू आते हैं वो सब एबनॉर्मल टिश्यू होते हैं। ठीक है, उन सभी टिश्यू के बारे में हम जांच करते हैं, इस टिश्यू के अंदर कैंसर है, TB है, या कोई दूसरी बीमारी है, कुछ भी होगा, उन सब चीज़ों के लिए हम इसकी स्टडी करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। तो ये तो हो जाती है इनकी डेफिनेशंस। ठीक है, तो आपको सिंपल सिंपल याद करना है हिस्टोलॉजी क्या होता है और हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है। दोनों में डिफरेंस यही होता है, हिस्टोलॉजी में हम नॉर्मल टिश्यू की कंपोजिशन, फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, और हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हम एबनॉर्मल टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। ग्रीक वर्ड होता है ये, ठीक है, अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, तो ग्रीक वर्ड होता है ये। आगे बात करते हैं कि हम स्पेसिमेन क्या क्या लिया जाता है। देखिए, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर दो टाइप के स्पेसिमेंस आते हैं। स्पेसिमेन बोलिए आप उसको, सैंपल बोलिए। ठीक है, बायोप्सी होता है, एक होता है ऑटोप्सी। ठीक है, बायोप्सी स्पेसिमेन इज टेकन फ्रॉम द लिविंग पर्सन एट द साइड ऑफ हेमोरेज। कोई भी जिंदा व्यक्ति होता है, उसको कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी पार्ट हो, कोई भी उसका ऑर्गन खराब होता है, उस पार्ट को हम वहाँ से रिमूव करते हैं। उस पार्ट को रिमूव करने के बाद हमको हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट भेजते हैं, ताकि वहाँ पर उसकी जांच होती है। उस जांच में पता चलता है कि भाई इस ऑर्गन में TB है, ठीक है, या कोई कैंसर है, या बिल्कुल नॉर्मल टिश्यू है, किसी इन्फेक्शन की वजह से ग्रोथ हो रखी है इसकी। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन हो रखा है, तो वो सैंपल कहलाता है हमारा बायोप्सी का। ऑटोप्सी का सैंपल सिंपल सी चीज़ है, ऑटोप्सी सैंपल लिया जाता है किसी भी डेड बॉडी से। ठीक, किसी भी मरे हुए व्यक्ति से, किसी मरे हुए इंसान से सैंपल लिया जाता है, वहाँ से टिश्यू लिया जाता है। स्पेसिमेन इज टेकन आउट फ्रॉम द डेड पर्सन या डेड बॉडी फॉर पोस्टमार्टम स्टडी। ठीक है, पोस्टमार्टम होता है किसी का एक्सीडेंट होता है, कुछ भी, कोई पॉइजन या कोई टॉक्सिन वगैरह खाने से मरता है, तो हम उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं। उस पोस्टमार्टम में किसी भी आपके ऑर्गन होता है, लीवर होता है, किडनी होते हैं, उन सभी से छोटे छोटे पार्ट ले जाते हैं, उनमें स्टडी की जाती है, भाई ये क्या खाया था इस व्यक्ति ने, किसकी वजह से मरा है ये। तो उन सब चीज़ों को पता करने के लिए हम ऑटोप्सी का सैंपल लेते हैं। तो ये हिस्टोपैथोलॉजी में दो टाइप के सैंपल्स आते हैं, बायोप्सी और ऑटोप्सी। ठीक है, ऑटोप्सी डेड पर्सन से या डेड बॉडी से के टाइम पे लिया जाता है, और बायोप्सी जो होता है लिविंग पर्सन से लिया जाता है, कोई से पार्ट से, हेमोरेजिक पार्ट से, कोई भी जो हेमोरेजिक पार्ट होता है जहाँ पे भी इन्फेक्शन होता है, जैसे हम FNAC करते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी अपेंडिक्स का पार्ट होता है, कोई लीवर का पार्ट होता है, किडनी का पार्ट होता है, कोई भी पार्ट जब खराब होता है ना, तो उसकी हिस्टोपैथोलॉजी जांच करवाई जाती है, भाई किसकी वजह से खराब होने लग रहा है ये टिश्यू। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सैंपल।
नेक्स्ट देखते हैं हम, द बेसिक स्टेप ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग इंक्लूड, ठीक है, कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, इनको हम पहले जानेंगे, ठीक है, कौन कौन से बेसिक स्टेप्स होते हैं। जब भी हमारे पास में सैंपल आता है फिक्सेशन, कोई भी सैंपल हम रिसीविंग करते हैं उसको रिमूव करते हैं बॉडी से, उसको हम 10% फॉर्मलिन में, नॉर्मल सलाइन में, बफर सलाइन में डालते हैं। लेकिन ज़्यादा अगर यूज होता है 10% फॉर्मलिन, ठीक है, नॉर्मल सलाइन भी यूज होती है, बफर सलाइन भी यूज होती है, वो कहाँ कहाँ पे होती है वो हम आगे बात करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे। फिक्सेशन का मतलब होता है कोई भी टिश्यू आपने रिमूव किया है उसको आपने फॉर्मलिन के अंदर डाल दिया 10% फॉर्मलिन में, उसके बाद आपके सेल्स जो होता है उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती, वो जो जैसा जैसा होता है उसके अंदर वैसा ही वो रहेगा। रिसीविंग एंड क्रॉसिंग, सैंपल आपके पास में आता है, आप उसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कटिंग करते हैं, क्लोज इन द कैसेट वगैरह में उसको क्लोज करते हैं, ठीक है, वो सब उसका रिसीविंग एंड क्रॉसिंग में आ जाता है। डिहाइड्रेशन आ जाता है आपका अल्कोहल इंक्रीजिंग लेवल, ठीक है, टिश्यू के अंदर से आप डिहाइड्रेट करते हो, पानी को रिमूव करते हो, अल्कोहल को रिमूव करते हैं, ठीक है, वो सब आपके आ जाते हैं डिहाइड्रेशन में। आगे हम इसका डीपली बात करेंगे अलग अलग चैप्टर में, अभी मैं आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। इंक्रीजिंग लेवल होता है अल्कोहल का 70, 80, 90%, और उसके बाद में एब्सोल्यूट में हम उसको रख देते हैं। फिर आता है क्लियरिंग, जो हमने डिहाइड्रेशन किया है उसके बाद हम उसको जाइलिन से क्लियर करते हैं अल्कोहल को उसके अंदर से। इनफिल्ट्रेशन, इम्प्रेग्नेशन, हम पैराफिन वैक्स में डाल देते हैं, जो ब्लॉक्स होते हैं, जो हमारे टिश्यू होते हैं उनको पैराफिन ब्लॉक्स में डालते हैं एम्बिडिंग में। उसके बाद हम उसको मेल्ट पैराफिन वैक्स या बॉक्स होता है जो हमारे उसके अंदर हम उसको एम्बिडिंग कर देते हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन कटिंग, सेक्शन कटिंग के दो भी हम एम्बिडिंग कर लेते हैं पैराफिन वैक्स में करने के बाद में, ठीक, उनको बाद हम सेक्शन कटिंग करते हैं। सेक्शन कटिंग माइक्रोटोम मशीन होती है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के नाइफ लगे होते हैं, उनके बारे में हम आगे देखेंगे नाइफ कौन से होते हैं, क्या क्या नाम होता है उन सभी का, अक्सर एग्जाम में ही आते हैं, ठीक है। तो माइक्रोटोम मशीन होती है, उसके नाइफ से हम उनको टिश्यू को जो हमारे ब्लॉक बनाए हमने कटिंग एम्बिडिंग की है उनको अलग अलग हम काट लेते हैं, उनको अपने साइज के अकॉर्डिंग, जो हमें जिस हिसाब से साइज चाहिए होता है उसके हिसाब से हम उनको काटते हैं। फिक्सेशन ऑफ सेक्शन ऑन स्लाइड, ठीक है, उसके बाद में जो टिश्यू होता है उसको हम स्लाइड पे रखते हैं, उसको हम फिक्स करते हैं एग एल्ब्यूमिन से। उसके बाद हम उस टिश्यू को स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग दो टाइप की होती है, रूटीन स्टेनिंग और स्पेशल स्टेनिंग, वो भी हम आगे बताएंगे। उसके बाद आपको स्लाइड को फिक्स करना, प्रिजर्व करना होता है अपने पास में, ठीक है। स्लाइडों को, टिश्यू को, ब्लॉक्स को, इन सबको हम अपने डिपार्टमेंट प्रिजर्व करके रखते हैं, ताकि कोई भी पेशेंट को दोबारा सेकंड ओपिनियन के लिए चाहिए होता है, वो वापस मांग लेता है, वो कहता है भी हमें किसी दूसरी लैब से जांच करवानी इसी सैंपल के द्वारा, ठीक है, तो उनको वो वहाँ पे वापस दे देते हैं, कुछ चार्जेस होते हैं वो उसके हिसाब से उनको कर देते हैं। तो स्टेनिंग में रूटीन और स्पेशल स्टेनिंग आ जाते हैं। माउंटेन कनाडा बाल्सन और डीपीएक्स माउंटेन यूज किए जाते हैं, ठीक है, कॉमनली होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। माउंटिंग करते हैं स्लाइड पे, उसको जो टिश्यू होता है उस पर कवर स्लिप रख के उसको फिक्स कर देते हैं, उसके बाद वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, वो वैसा वैसा रहता है सेफ, ठीक है। माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन में उसके बाद में हम उसको माइक्रोस्कोपी करते हैं। माइक्रोस्कोपी के बाद में हमारा रिजल्ट होता है, जो भी उसके अंदर डिजीज होती है, सही होता है, कुछ भी इन्फेक्शन होता है, वो हम उसके अंदर सब बताते हैं, ठीक है। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा डीपीएक्स माउंट की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, ताकि मैं अगला पार्ट आप लोगों को अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में ला सकूं, ताकि मेरा भी मन करेगा अभी बच्चे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ताकि मैं उनको अच्छे से समझा सकूं चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो डीपीएक्स माउंट की फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं स्टेन फॉर स्टेनिंग, ठीक है, जो भी हम स्टेनिंग करते हैं उनके लिए कौन सी स्टेनिंग किस टिश्यू के लिए होती है, ठीक है। तो रूटीन स्टेनिंग हमारी H&E स्टेन होती है, आप कभी भी डिस्टर्बेंस आएगी H&E स्टेन होती है, हेमेटोजाइलिन एंड इयोसिन स्टेन, ठीक है। ये दोनों डाई बनाई कैसे जाते हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। बेसिक हेमेटोजाइलिन जो होता है वो बेसिक डाई होती है, और इयोसिन जो होती है स्टेन जो है एसिडिक डाई होती है, इतना हमें पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक डाई जो होती है वो आपके न्यूक्लियस को कलर देती है, जो इयोसिन होती है वो आपके साइटोप्लाज्म को कलर देती है, ठीक है। स्पेशल स्टेन के अंदर कौन कौन आती है, 5 स्टेन बेसिकली स्पेशल स्टेन्स होती हैं, ये जो हमारे अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि 5 स्टेन किसके लिए करते हैं, हेमेटोजाइलिन या इयोसिन स्टेन कौन सी स्टेन होती है, तो ये बच्चों को पता होना चाहिए भाई रूटीन स्टेन में कौन से आती हैं, स्पेशल स्टेन कौन कौन से होती हैं, ठीक है। 5 स्टेन पैरिडिक एसिड सिफ स्टेन, ठीक, कार्बोहाइड्रेट के लिए होती है, और ग्लाइकोजन होता है वो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो कहीं किसी बुक में ग्लाइकोजन लिखा मिलेगा, कहीं पे कार्बोहाइड्रेट लिखा मिलेगा, वो हम आगे जब बात करेंगे और भी आगे डीपली आएंगे उसके बारे में आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक है। गोल्डन एंड स्वेड स्टेनिंग, ये रेटिकुलिन के लिए की जाती है।
अलग अलग टिश्यू के लिए अलग अलग स्टेनिंग होती है, वो डिपेंड होती है आपके पैथोलॉजिस्ट पे, ठीक है। सबसे पहले रूटीनिंग स्टेन की जाती है, रूटीन स्टेन की जाती है, उसके बाद डॉक्टर को कहता है भाई इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, जिस टाइप का आपका टिश्यू होता है उसके अकॉर्डिंग है, वो टेक्नीशियन को बोलते हैं आप ये वाले स्टेन कीजिए, ठीक है। गोल्डन एंड स्वेट स्टेनिंग है वो आपके रेटिकुलन में यूज की जाती है, रेटिकुलर टिश्यू के लिए। वीजी कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू के लिए यूज की जाती है। PTAH, ठीक है, पाथ स्टेन फोस्फोटंगस्टिक एसिड एंड हेमेटोजाइलिन स्टेन, ये मसल टिश्यू के लिए यूज की जाती है। वोन कोसा सिल्वर नाइट्रेट स्टेन, ये कैल्शियम के लिए की जाती है, आपकी कैल्शियम हो गया, मिनरल्स हो गए। पार्ल प्रूजन ब्लू स्टेन, ये आयरन के लिए की जाती है। मासून टाइक्रोम स्टेन, ये कनेक्टिव टिश्यू के लिए की जाती है। साउथ गेट्स म्यूसिन कैरामाइन स्टेन, ये म्यूकस के लिए म्यूसिन के लिए की जाती है। जिल नीलसन स्टेन, ये एसिड फास्ट है, ये बी बैक्टीरिया के लिए की जाती है, जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए की जाती है, ठीक है। ये हम अदर टिश्यू में करते हैं तो वहाँ पे ये वही स्टेन की जाती है। वेड फाइट फार्को स्टेन, ठीक है, वेड फाइट फार्को स्टेन जो होती है वो आपकी वीक AB के लिए की जाती है, ठीक है। ये आपका लेप्रोसी बैक्टीरिया के लिए की जाती है, वीक एसिड फास्ट होता है लेप्रोसियन की, ठीक है। लेप्रोसी बैसिलाई होता है जिसको हम हिंदी में कोड वगैरह बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि TB का बैक्टीरिया होता है वैसे ही लेप्रोसी बैक्टीरिया होता है। दोनों के लिए अलग अलग स्टेनिंग की जाती है। TB के लिए आप करते हैं जैडिन स्टेन करते हैं, और AB के लिए जो वीक एसिड होता है इसके लिए हम कोल्ड स्टेन करते हैं, इनकी कोल्ड मेथड वाले करते हैं, वो भी AB होती है पर वो कोल्ड मेथड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो टिश्यू के अंदर अगर हमें लेप्रोसी देखना है तो ये वाले स्टेन यूज करते हैं हम इसमें, ठीक है। वेरहोफ स्टेन, ठीक है, वेरहोफ स्टेन जो हम करते हैं वो करते हैं रेटिकुलन इलास्टिक फाइबर्स के लिए होती है, ठीक है। इलास्टिक फाइबर्स के अंदर आपके हमारे ये ऑर्गन्स आ जाते हैं, ब्लड वेसल्स वॉल होगी, आपका लंग्स हो गए, स्किन होगी, ब्लेडर हो जाते हैं, लिगामेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें इलास्टिक फाइबर के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट स्टेन है हमारी ओयल रेड O एंड सूडान ब्लैक B स्टेन, ये फैटी टिश्यू के लिए होता है। तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर अलग अलग टिश्यू के लिए अलग अलग स्टेनिंग की जाती हैं, ठीक है। एक 15 से 20 कॉमन स्टेन्स होती हैं, वो आप याद कर लेना, अक्सर एग्जाम में आते हैं। ओयल रेड O स्टेन एंड सूडान ब्लैक B स्टेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेन है, ये अक्सर एग्जाम में आती है। फैटी टिश्यू के लिए कौन सी स्टेन की जाती है तो आपको पता होना चाहिए। ओयल रेड एंड सूडान B ब्लैक स्टेन जो होती है हमारी इसके लिए फैटी टिश्यू के लिए की जाती है, ठीक है। तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर अलग अलग टिश्यू के लिए अलग अलग स्टेन यूज की जाती है, वो डिपेंड होता है आपके पैथोलॉजिस्ट पे, वो कौन सी स्टेन में टिश्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन स्टेन्स होती हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। और अक्सर जब भी एग्जाम होते हैं के अंदर पूछा जाता है कि कौन सी स्टेन किसके लिए की जाती है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा मैं, नेक्स्ट पार्ट हम एक एक चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है, सभी पूरा स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे इस चीज़ को। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लाइक अधिक से अधिक करवाइएगा ताकि मेरे को अच्छा लगे और नेक्स्ट पार्ट में जल्द से जल्द आप सभी के सामने ला सकूं। तो प्लीज़ चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह और वीडियो देखने के लिए, ठीक है। RD मेडिकल साइंस, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग टॉपिक की, ठीक है, प्लेलिस्ट, वहाँ पे आप जाइएगा, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अलग से MCQ की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है RD MLT 29, उसके ऊपर ओनली आपको MCQs मिलेगा, आप वहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं गाइज। थैंक यू।